नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का शाक्या जी जीके क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि 14 नवंबर 2023 को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर आयोजित होगा दोस्तों। अब हमारे पास गिने चुने 8 दिन बचे हैं। कितने 8 दिन बचे हुए हैं दोस्तों। तो उससे संबंधित हमने मॉडल पेपर सीरीज चालू करी थी। हम मॉडल पेपर 7 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा मॉडल पेपर 8वां है दोस्तों। जिन लोगों ने अभी तक वो 7 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं वो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगी, आप लोग कंटिन्यू देख लीजिए। अगर दोस्तों एग्जाम तक ये मॉडल पेपर आप लोग देखकर चले जाते हैं तो मैं श्योरिटी दे रहा हूँ आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना है। इस मॉडल पेपर के अंदर दोस्तों मैं स्टार्टिंग में बता देता हूं, करंट अफेयर, जीके जीएस, साइंस, कंप्यूटर, पॉलिटी, इन सभी से संबंधित क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अंत तक बने रहना मेरे साथ और अंत में सभी स्टूडेंट कमेंट करके जाएंगे कि किसने कितने क्वेश्चन सही किए। अब मैं बिना देरी करे शुरू करता हूं अपनी वीडियो। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जिनको आता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। कानपुर की घेराबंदी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें सभी मित्र। बाजीराव द्वितीय, रघुनाथ राव, नाना साहिब या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। कानपुर की घेराबंदी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों। इनका नेतृत्व किया था दोस्तों नाना साहिब ने दोस्तों। किसने किया था? नाना साहिब ने दोस्तों। कौन कौन ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं, थंब वाला इमोजी क्रिएट करें कमेंट सेक्शन में। जो ए ऑप्शन टिक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं भाई, बी वाले भी गलत हैं, डी वाले भी गलत है। जो सी टिक कर रहे हैं वो अपने लक्ष्य की तरफ ऐसे ही अग्रसर रहे दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हम कितने 220 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, आज 221 से शुरू किया हमने क्योंकि 7 मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। प्रश्न 222 देखिए दोस्तों, भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है दोस्तों। भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या फिर उपराष्ट्रपति। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना है मित्रों। भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री गलत टिक कर रहे हैं, रक्षा मंत्री गलत, उपराष्ट्रपति गलत। जो राष्ट्रपति टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है मित्रों। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब दे मेरे सभी मित्र। प्रश्न नंबर 223 का जवाब दे सभी मित्र। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था दोस्तों। बताइए कमेंट करके क्या सही ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए। वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो जल्दी जल्दी से जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दिया है। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किसने किया था? प्रतिहारों ने, नंदवंशों ने, मराठों ने या फिर इनमें से कोई नहीं। कमेंट करें। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था गुर्जर प्रतिहारों ने दोस्तों। किन्होंने? गुर्जर प्रतिहारों ने। ऑप्शन ए। कौन कौन ऑप्शन ए टिक करा जल्दी से कमेंट सेक्शन में थंब इमोजी क्रिएट करें। ऑप्शन ए वाले बिल्कुल सही जवाब रहेंगे भाई, बी वाले गलत हैं, सी वाले गलत हैं, डी वाले गलत हैं। फ्रेंड्स, अगर जिनके गलत आ रहा है वो डीमोटिवेट ना हो। आगे और भी क्वेश्चन हैं, एक गलत आएगा, दो गलत आएंगे, तीसरा तो सही आएगा। इसलिए पेशेंस से पढ़ना है, कंटिन्यूटी से पढ़ना है दोस्तों। अगर आप लोग पेशेंस और कंटिन्यूटी से पढ़ते हैं तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। प्रश्न नंबर 224वां देखिए सभी मित्र। बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था दोस्तों। जो बक्सर का युद्ध स्टार्ट हुआ था वो कौन सी संधि से समाप्त हो गया था? बंगाल की संधि, बक्सर की संधि, इलाहाबाद की संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। कमेंट सेक्शन में सभी मित्र कमेंट करें दोस्तों। अब आपके लिए 14 नवंबर तक डेली 8 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगी। आपको डेली 8 बजे नया मॉडल पेपर मिलता रहेगा। पहले मैं एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो लाता था, अब जैसी डेट करीब आती जा रही है मैं आपके लिए डेली वीडियो लेके आ रहा हूँ, डेली मेहनत करूंगा। आप लोगों का भी फर्ज बनता है आप लोग भी मेहनत करें। 8 दिन बचे हैं, दिन रात एक कर देना का, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है। बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? बंगाल की संधि, बक्सर की संधि, इलाहाबाद की संधि या फिर इनमें से कोई नहीं।
कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जिनको आता है। ये संधि समाप्त हुई थी दोस्तों इलाहाबाद की संधि से। बक्सर का युद्ध किससे समाप्त हुआ था? इलाहाबाद की जब संधि हुई थी तब ये युद्ध समाप्त हो गया था। कौन कौन ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं? जो भी ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंप्यूटर से संबंधित एक क्वेश्चन आया है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। कंप्यूटर हार्डवेयर को अधिक आधुनिक बनाने को क्या कहते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर को अधिक आधुनिक बनाने को क्या कहते हैं? अपलोड, न्यू ग्रेड, डेवलप्ड या फिर अपग्रेड? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। कंप्यूटर हार्डवेयर को अधिक आधुनिक बनाने को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों अपग्रेड करना। क्या कहते हैं? अपग्रेड करना। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। जो भी स्टूडेंट्स ऑप्शन डी को टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। 226वां प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पूछा जाता है लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ब्रह्मपुत्र, कोसी, गोदावरी या गोमती? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट करें। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पहली बात, लखनऊ कहाँ है? यूपी में है, तो यह बसा हुआ है गोमती नदी पर दोस्तों। कौन सी नदी पर? गोमती नदी। दोस्तों गोमती नदी की कुल लंबाई देखिए दोस्तों 940 किलोमीटर है दोस्तों। ये पूरी तरह से यूपी में बहती है। ये पूरी तरह से यूपी में बहती है और यूपी के गाजियापुर जिले में गंगा नदी से मिल जाती है दोस्तों ये नदी। ध्यान रखें, मैं क्वेश्चन वापिस रिपीट कर रहा हूं, क्या मैंने बताया वो वापिस बता रहा हूं कि लखनऊ यूपी जिले में है और ये गोमती नदी पूरी तरह से यूपी जिले में यानी कि उत्तर प्रदेश जिले में बहती है। और इसकी लंबाई कितनी किलोमीटर है? कितनी किलोमीटर लंबी है? ये 940 किलोमीटर लंबी है। और यूपी जिले के गाजियापुर जिले में ये यूपी राज्य के गाजियापुर जिले में ये गंगा से मिल जाती है। किससे मिलती है? गंगा नदी से मिल जाती है। तो इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, गोमती नदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का जवाब दें दोस्तों। देलवाड़ा मंदिर कहां स्थित है दोस्तों? जल्दी से बताएं, देलवाड़ा मंदिर कहां स्थित है? पुरी में, द्वारिका में, माउंट आबू में या फिर हम्पी में? जल्दी से बताएं। देलवाड़ा मंदिर कहां स्थित है? ये स्थित है माउंट आबू में। अब ये माउंट आबू कहां है? सिरोही में है दोस्तों। राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में है दोस्तों। कहां है? सिरोही जिले में। इसमें राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, इसका नाम है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। कितनी मीटर ऊंची है? 1722 मीटर। ये वही गुरु शिखर चोटी है जिसको कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा था दोस्तों। संतों का शिखर कहा था दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 228वें प्रश्न का जवाब दीजिए दोस्तों। रीजनिंग से संबंधित बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आया दोस्तों, उड़ा दें दोस्तों, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। 228वें प्रश्न का जवाब दें, रीजनिंग से संबंधित है। जैसे किसी गाय के लिए एक बछड़ा होता है वैसे ही बकरी के लिए क्या होता है? गाय के लिए क्या होता है? बछड़ा होता है। वैसे ही बकरी के लिए क्या होगा दोस्तों? जल्दी से इस बॉक्स में क्या आएगा कमेंट करके बताएं। बछेड़ा, पिल्ला, छोना या फिर मेमना? कमेंट करके बताएं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सभी मित्रों को आना चाहिए। इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में जल्दी से दें। अब दोस्तों ध्यान से देखें, गाय के लिए बछड़ा होता है, मतलब गाय का क्या होता है? बछड़ा होता है। उसी प्रकार बकरी के लिए क्या होगा? उसका बच्चा मेमना। क्या होगा? मेमना, जिसको अपन मेमना बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। यह भी रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। प्रश्न नंबर 229 का कमेंट करें, क्या जवाब रहेगा? जिस प्रकार मोची का संबंध चमड़े से है उसी प्रकार दर्जी का संबंध किससे होगा? क्या आएगा इस बॉक्स में? कमेंट करें। बजाज, कमीज, धागा या फिर कपड़ा? कमेंट करें मित्रों। मोची का संबंध चमड़े से है, चमड़े का संबंध दर्जी, चमड़े उसी प्रकार दर्जी का संबंध किससे होगा? जैसे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो मोची क्या बनाता है? चमड़ा बनाता है ना। तो उसी प्रकार से दर्जी क्या काम करता है? दर्जी करता है कपड़े सिलने का काम। क्या करता है? कपड़े सिलने का काम। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। मित्रों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से इस वीडियो को करें लाइक
और अपने सभी मित्रों में इस वीडियो को कर दें शेयर दोस्तों। सबको बता दें आज हमारा मॉडल पेपर 8वां है दोस्तों, जहां पर भी आप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, सब जगह इस वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित हाथी महोत्सव कहाँ होता है दोस्तों? कमेंट करें। जोधपुर में, बीकानेर में, जयपुर में या फिर उदयपुर में? ये चारों को चारों जिले राजस्थान के हैं दोस्तों। किसके हैं? राजस्थान के। कमेंट करें। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित हाथी महोत्सव होता है जोधपुर में, बीकानेर में, जयपुर में या उदयपुर में? जल्दी से बताएं दोस्तों। ये आयोजित होता है राजस्थान की राजधानी जयपुर में दोस्तों। किसमें? जयपुर जिले में आयोजित होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। मित्रों, अगर आप लोगों को वीडियो की पीडीएफ चाहिए, जल्दी से जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल से। मैं वहां पर अब आप सोचोगे कि टेलीग्राम चैनल कहाँ है, तो टेलीग्राम चैनल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जल्दी से लिंक पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कीजिए दोस्तों। मैं वहां पर आपके लिए क्विज भी लगाता हूं, वहां पर भी आप लोग रेस्पॉन्स किया करें। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है दोस्तों? ग्रेफाइट, सल्फर, क्लोरीन या फिर फास्फोरस? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। साइंस से संबंधित बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है दोस्तों? सभी मित्र कमेंट सेक्शन में कमेंट करें क्या सही ऑप्शन होगा इस प्रश्न के लिए। जो भी मित्र ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, डी वाले भी गलत है भाई, ए वाले बी वाले भी गलत हैं। जो ए ऑप्शन टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है मित्रों। ग्रेफाइट अधातु विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। तो ऑप्शन ए टिक करने वाले मित्र बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आया दोस्तों ब्लड रिलेशन से संबंधित बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, रीजनिंग से संबंधित है दोस्तों। कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेगा फिर इसको रिप्लाई करेगा दोस्तों। जिस प्रकार सी माता है ए की, मतलब सी माता ए और बी की है, सी का संबंध ए और बी से है, ये इनकी माता है। यदि डी पति है बी का, तो सी का डी से क्या संबंध है? क्वेश्चन एक बार वापस पढ़िए। सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का, तो सी और डी, मतलब सी कौन है डी की? सी कौन है डी की? माता, बहन, सास या चाची? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है, उड़ा दे दोस्तों। रीजनिंग आते ही आप लोग धुआं धुआं कर दे मित्रों। सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का, तो सी और कौन है डी की? जल्दी से बताएं। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, यहां पर हम बिठा देते हैं सी को। ये सी के बच्चे कौन है? ए और बी। सी किसकी माता है? ए और बी की। अब आप ध्यान रखिए ए और बी की। अब क्या बोल रहे हैं? यदि डी पति है बी का, यानी ये लड़का है और ये लड़की है। लड़के को हम प्लस करते, लड़कियों को हम माइनस करते हैं, यानी कि यहां पर क्या आएगा? ये बी का पति कौन है? डी। अगर बी का डी पति है तो सी का डी, सी कौन है डी के लिए? यानी डी कौन हो गया सी के लिए, या सी कौन हो गया? ये इसका सास हो गई दोस्तों। कौन हो गई? सास। नहीं, सास नहीं होगा। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि सी कौन है डी का, मतलब सी कौन है? सी कौन है? तो सी डी के लिए माता हो गई। और डी कौन हो गया सी के लिए? अगर ऐसा पूछता क्वेश्चन कि डी कौन है सी के लिए, तो आप टिक करते सास। लेकिन क्वेश्चन में पूछा सी कौन है डी के लिए, तो सी तो माता हो गई डी के लिए भी, क्योंकि ए और बी, यानी ये दोनों। मैं एक बार वापस रिपीट कर दो। सी माता ए और बी की, ठीक है। यदि डी पति है बी का, तो क्वेश्चन पूछ रहा सी कौन है? सी तो इसके कौन हो गई? इसकी माता हो गई। ठीक है दोस्तों। अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता डी कौन है सी का, तो आप लोग करेंगे सास। लेकिन सी कौन है डी का, तो आप लोग करेंगे माता। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी भी अगर इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो 232 वाले में, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, मैं वहां पर रिप्लाई करूंगा। प्रश्न नंबर 233 देखिए। कौन सा अक्षांश राजस्थान से होकर गुजरता है? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मकर रेखा, भूमध्य रेखा, आर्कटिक सर्कल या फिर कर्क रेखा? कौन सा अक्षांश राजस्थान से होकर गुजरता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मकर रेखा, भूमध्य रेखा, आर्कटिक सर्कल या फिर कर्क रेखा?
राजस्थान से होकर गुजरने वाली रेखा है दोस्तों कर्क रेखा। कौन सा है, कौन सा सर्कल है दोस्तों, कर्क रेखा। कौन सा, ऑप्शन डी। कौन सा अक्षांश है, कर्क रेखा। जो भी मित्र ऑप्शन डी को टिक करते जा रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 234। प्रश्न नंबर 234 देखिए मित्रों, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है मित्रों? दामोदर, हीराकुड, कोसी या फिर चंबल। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर, हीराकुंड, कोसी या फिर चंबल। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है दोस्तों दामोदर। कौन सी है? दामोदर। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा मित्रों। जो भी मित्र ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। बी वाले गलत हैं, सी वाले गलत है, डी वाले गलत है, ए ऑप्शन वाले बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न की तरफ देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 235 देखिए, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? भागीरथी, कृष्णा, गंगा या फिर यमुना। कमेंट सेक्शन में सभी मित्र कमेंट करें, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण किया गया गंगा नदी पर। किस पर? गंगा नदी पर मित्रों। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 236वां देखिए, करंट अफेयर से संबंधित बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन ने जीता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सीधा एग्जाम में छपेगा। 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला पदक, स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन ने जीता है? तमिलनाडु, असम, केरल या फिर कर्नाटक। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों असम राज्य की महिला ने। किसने? असम राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने दोस्तों। किस टीम को हराया? तो ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र की टीम को हराया दोस्तों। किस टीम को हराया दोस्तों? महाराष्ट्र की टीम को हराया दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा दोस्तों। ये किस सेमीफाइनल किस में खेला गया था, कौन से ग्राउंड में खेला गया? तो शायद ये दोस्तों डॉक्टर श्यामा स्टेडियम है दोस्तों ये। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। अब ध्यान रखें, 237वें प्रश्न का जवाब दें। कंप्यूटर से संबंधित है, जल्दी से जवाब दें, बहुत ही शानदार है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर, जी हाँ दोस्तों, निर्मित यानी बनाया गया, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, 4 ऑप्शन आपके सामने। ये है दोस्तों सुपर कंप्यूटर। क्या है दोस्तों? किस प्रकार का कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर का है दोस्तों। ऑप्शन सी। कौन कौन ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं? ऑप्शन सी टिक करने वाले बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 238 प्रश्न का जवाब दें। अभी तक दोस्तों 7 मॉडल पेपर कंप्लीट हो गए हैं। जिन्होंने नहीं देखे जल्दी से जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी मॉडल पेपर सीरीज से। आप लोग वहां पर क्लिक करें और सभी मॉडल पेपर कंटिन्यू देख लें। अगर आप लोग एग्जाम तक ये सभी मॉडल पेपर देखकर चले जाते हैं तो मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं, दावा दे रहा हूं, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे दोस्तों, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को या फिर उपराष्ट्रपति को। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को या उपराष्ट्रपति को। ये अपना त्याग पत्र सौंपता है दोस्तों लोकसभा उपाध्यक्ष को। किसको? लोकसभा उपाध्यक्ष को। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का सभी मित्र जवाब दें। दमदम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर राज्य में स्थित है? किस शहर में स्थित है? राज्य हटा दीजिए। किस शहर में स्थित है दोस्तों? कमेंट करें। दमदम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? गुवाहाटी, कोलकाता, चेन्नई या फिर चंडीगढ़। कमेंट करें। दमदम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? ये स्थित है दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि
पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में। ऑप्शन बी कौन कौन सही टिक कर रहे हैं दोस्तों? ऑप्शन बी, जो भी मित्र सही टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं दोस्तों, सही दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। ऑप्शन बी प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 240। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है जल्दी से वीडियो करें लाइक और सभी मित्रों में वीडियो को शेयर करें दोस्तों। जल्दी जल्दी से वीडियो को शेयर करते हैं सभी मित्रों में। हिरण्य किस धातु का वैज्ञानिक नाम है? हिरण्य किस धातु का वैज्ञानिक नाम है? सोना, तांबा, लोहा या रांगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें सभी मित्र। हिरण्य किस धातु का वैज्ञानिक नाम है? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। यह नाम है दोस्तों सोना धातु। कौन सा? सोना का। हिरण्य सोना धातु का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं जो भी बिल्कुल सही जा रहे हैं। बी वाले गलत हो जाएंगे भाई, सी वाले गलत, डी वाले। ऑप्शन ए वाले बिल्कुल सही तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। आपको कंटिन्यू मेहनत करना है, 9 दिन एक कर देने दोस्तों। 241वें प्रश्न का जवाब दीजिए। करंट अफेयर से संबंधित है, सीधा एग्जाम में छपेगा, डबल स्टार मार करें। भारत निर्वाचन ने किसे अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है? प्रश्न ध्यान से पढ़ें। भारत निर्वाचन ने किसे अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है? अनुष्का शर्मा को, कपिल देव को, एमएस धोनी को या फिर राजकुमार राव को? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए। भारत निर्वाचन ने किसे अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है? वो है दोस्तों राजकुमार राव। कौन है? राजकुमार राव को अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही शानदार सा ये क्वेश्चन भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। जल्दी से रिप्लाई करें 242वां प्रश्न का। मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार किसने कहा है? के ए निजामी ने, हबीबुल्लाह ने, आरपी त्रिपाठी ने या फिर एडवर्ड थॉमस ने? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं क्वेश्चन वापिस रिपीट कर रहा हूं। मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार किस इतिहासकार ने कहा है? के ए निजामी ने, हबीबुल्लाह ने, आरपी त्रिपाठी ने या फिर एडवर्ड थॉमस ने? धनवानों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को एडवर्ड थॉमस इतिहासकार ने कहा है दोस्तों। किसने कहा है? एडवर्ड थॉमस ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ मित्रों। यह भी दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आया है, करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। स्टार मार्क करें, डबल स्टार। हाल में ही एसबीआई ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हाल में ही एसबीआई ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सचिन तेंदुलकर को, हरमनप्रीत कौर को, एमएस धोनी को या फिर नीरज चोपड़ा को? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हाल में ही एसबीआई ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सचिन तेंदुलकर को, हरमनप्रीत कौर को, एमएस धोनी या फिर नीरज चोपड़ा? एसबीआई ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है एमएस धोनी को, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ दोस्तों, माही को, इसको प्यार से माही भी कहते हैं इन्हें। एसबीआई ने महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर का नियुक्त किया है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रीजनिंग से संबंधित, नंबर सीरीज से संबंधित एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में सभी मित्र कमेंट करेंगे। कोई भी जल्दबाजी चक्कर में प्रश्न को गलत नहीं करेगा। इजी ही प्रश्न है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 244 प्रश्न का जवाब दें। जिस प्रकार से 3 से 4 हुआ है, 4 से 7 हुआ है, 7 से 8 हुआ है, 8 से 11 हुआ है और 11 से 12 हुआ है, तो आगे क्या होगा? ऑप्शन 7, 10, 14 या 15? जल्दी से टिक करें कमेंट सेक्शन में जिनको पहले से आती है। अगर आप लोग दोस्तों ध्यान से देखें तो 3 से 4 हुआ है, यानी कि 1 क्या हुआ है? प्लस हुआ है। 4 से 7 हुआ है, यानी कि 3 क्या हुआ है? प्लस हुआ है। 7 से 8 हुआ है, यानी कि क्या हुआ है? 1 प्लस हुआ है। 8 से 11 हुआ है, यानी कि 3 प्लस हुआ है।
11 से 12 हुआ यानी कि 1 प्लस हुआ है। 12 से अब क्या होगा, अब सीरीज को एनालाइज करें, एक 3 1 3 1, तो आगे क्या होगा 3 प्लस होगा, कितना होगा प्लस 3, तो क्या आएगा 15, क्या आएगा 15। तो ऑप्शन डी ये रहा, ऑप्शन डी प्रश्न का सही जवाब रहेगा। अगर अभी भी किसी भी बच्चे को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों आप लोग अंत में जरूर रेस्पॉन्स करेंगे कि किस स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। दोस्तों आपके रेस्पॉन्स करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूंगा। बस आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों। अगर आप लोग एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं तो डोंट वरी, आपको इसी चैनल पर वीडियोस मिलेंगी, अच्छा कंटेंट मिलेगा। बस आप लोग जुड़े रहिए चैनल से। एसएससी जीडी की तैयारी जो भी बच्चे कर रहे हैं वो इसी चैनल से जुड़े रहिए, मैं जल्द ही इसकी क्लासेस भी लेकर आऊंगा। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए, चंद्रमा, ग्राहिका, पृथ्वी या फिर उपग्रह। रीजनिंग से संबंधित यह भी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। अगर आप लोग ने ध्यान से देखा हो तो चंद्रमा, पृथ्वी और उपग्रह ये तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, और ये ग्रहिका अलग आता है। तो अलग कौन दिख रहा है, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 246वां प्रश्न देखिए। इस प्रश्न का जवाब दें मेरे सभी मित्र। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि कहां पर मिली थी, सिंगापुर में, जापान में, लाहौर में या फिर जर्मनी में। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि कहां मिली थी, सिंगापुर में, जापान में, लाहौर में या फिर जर्मनी में। इनको उपाधि मिली थी जर्मनी में। कहां मिली थी, जर्मनी ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 247वां प्रश्न देखिए। लंदन में इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, विपिन चंद्र पाल या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। ये वही गोपाल कृष्ण गोखले हैं जो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। लंदन में इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, विपिन चंद्र पाल या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। लंदन में इंडियन सोसाइटी की स्थापना करी है दादा भाई नौरोजी ने। किसने करी है, दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन ए प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आया है। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटा, हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर। इजी प्रश्न है, आई थिंक ये प्रश्न तो कोई भी गलत नहीं करेगा। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वो है दोस्तों हार्डवेयर। कौन सा है दोस्तों, हार्डवेयर दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए हार्ड सही टिक रहेगा। ऑप्शन हार्डवेयर में जैसे माउस आ गए है ना, इनको हम क्या करते, स्पर्श कर सकते ना, छू सकते ना, तो हम ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन टिक करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ देखिए। 249वां प्रश्न देखिए। निम्न में से सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका, त्वचा, प्लीहा या फिर इनमें से कोई नहीं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। निम्न में से सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। कौन सी है, तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। 250वां प्रश्न देखिए। इस प्रश्न का जवाब दो। संसार की छत किसे कहा जाता है, तिब्बत के पठार को, पामीर के पठार को, नागपुर के पठार को, पोटवार के पठार को। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। संसार की छत किसे कहा जाता है, संसार की छत कहा जाता है पामीर के पठार को। किसको, पामीर के पठार को दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखिए। 251वां प्रश्न देखिए दोस्तों। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आया है। 251वां देखिए। भारत किस महासागर के मध्य में स्थित है। सभी बच्चों को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है। आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर,
अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। भारत किस महासागर के मध्य में स्थित है? आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। ये स्थित है दोस्तों हिंद महासागर में। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। भारत के किस महासागर के मध्य में स्थित है भारत हमारा? यह हिंद महासागर के मध्य में। डी प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखिए 251 253वां क्वेश्चन देखिए। 200 शायद मिस प्रिंट हो गया, ये हमारा 252वां प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? यहाँ पर 252 है दोस्तों, वो मिस प्रिंट हो गया है। 252वां प्रश्न देखिए, हिमालय की कौन सी श्रृंखला को कैलाश श्रृंखला भी कहा जाता है? पार हिमालय, हिमाद्री, शिवालिक या फिर इनमें से कोई नहीं। सभी मित्र कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन करें, क्या इस प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। मैं अब वापिस बोल रहा हूं दोस्तों, अगर आप लोग को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग क्लिक कीजिए और वहां पर चैनल से जुड़ जाइए, आपको सभी प्रकार की अपडेट मिलती रहेगी दोस्तों। अगर एक बार तो और बोल रहा हूँ दोस्तों, जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग चैनल से जुड़े रहिए, मैं जल्द ही उसकी भी क्लासेस अपलोड कराऊंगा दोस्तों। हिमालय की कौन सी श्रृंखला को कैलाश श्रृंखला कहा जाता है? वो कहा जाता है पार हिमालय को। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो बच्चे टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। जल्दी जल्दी से दोस्तों अपने सभी मित्रों में इस वीडियो कर दीजिए शेयर, सभी मित्रों में टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब जगह इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। श्रीनगर को लेह एवं लद्दाख, श्रीनगर को लेह व लद्दाख से कौन सा दर्रा जोड़ता है? पीर पंजाल दर्रा, बारामूला दर्रा, काराकोरम दर्रा या फिर जोजिला दर्रा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, श्रीनगर को लेह व लद्दाख से कौन सा दर्रा जोड़ता है? जल्दी से बताएं दोस्तों सभी बच्चे। बहुत ही इजी था और शानदार सा क्वेश्चन है। ये हमारा 253वां क्वेश्चन है। कौन सा है? 253वां क्वेश्चन है। श्रीनगर को लेह और लद्दाख से जोड़ने वाला दर्रा जोजिला दर्रा। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। यह हमारे वीडियो का मित्रों अंतिम सा प्रश्न है दोस्तों। कौन सा? अंतिम प्रश्न है, तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। 254वां प्रश्न है। 254वां प्रश्न देखिए, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं? कमेंट करें। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसके लिए आपके पहला ऑप्शन है असम, दूसरा केरल, तीसरा गुजरात, चौथा पंजाब। क्या सही ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए? गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लिए प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यह है दोस्तों इजी सा प्रश्न है, पंजाब राज्य का। किसका है? पंजाब राज्य का। कौन कौन ऑप्शन डी टिक कर रहे हैं भाई? जो भी मित्र ऑप्शन डी टिक कर रहे हैं वो तो हो जाएंगे बिल्कुल सही, यानी कि सही दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। ए गलत, बी गलत, सी गलत। अब बताइए, इमोजी थंब क्रिएट कीजिए, किसने डी ऑप्शन टिक किया? ईमानदारी से सभी मित्र बताएं। जिन्होंने ऑप्शन डी को टिक किया वो बिल्कुल सही किया है दोस्तों। अब दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर करते हैं समाप्त। आज की वीडियो को हम यहीं पर करते हैं समाप्त। और समाप्त से याद आता है कि हमारा 8वां मॉडल पेपर भी समाप्त हो गया है दोस्तों। 8वां मॉडल पेपर भी समाप्त हो गया है। अगर जिन्होंने हम 7 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए, जिन्होंने नहीं देखे वो जल्दी से जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर प्लेलिस्ट दी है, आप जल्दी से उसे वॉच कर लीजिए। कंटिन्यू अगर ये सारे मॉडल पेपर आप लोग एग्जाम तक देखकर चले जाते हैं तो मैं श्योरिटी दे रहा हूं आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे दोस्तों। 85 स्कोर करने का दम रखेंगे आप लोग। और दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है आपके लिए वीडियो अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से इस वीडियो कर दीजिए लाइक और अपने सभी मित्रों में इस वीडियो कर दीजिए शेयर दोस्तों। सभी मित्रों में इस वीडियो कर दीजिए शेयर दोस्तों। और अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जल्दी से जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर जी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर जो भी नए लोग विजिट कर रहे हैं
वो जल्दी से कर लीजिए। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि मैं जब भी नई वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा दोस्तों। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जो जो लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल से जुड़े रहिए या फिर जुड़ जाइए, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके लिए जल्द ही उन एसएससी जीडी की क्लास भी लगवाऊंगा दोस्तों। तो आप लोगों को चैनल से जुड़े रहना है। अगर दोस्तों वीडियो की पीडीएफ चाहिए, मैं वापस बोल रहा हूं, जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। कल मिलेंगे। अब दोस्तों एक और बात, अब हम डेली 8 बजे जुड़ना है सभी मित्रों को। डेली 8 बजे नया मॉडल पेपर आपके लिए आता रहेगा। अब मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड करूंगा जब तक आपके एग्जाम है 14 नवंबर तक, ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं 8 बजे फिर से एक और नए धमाकेदार मॉडल पेपर पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।